नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मिशन 25 के लिए बीजेपी के गांव चलो अभियान की। और प्रदेश बीजेपी की ओर से आज से गांव चलो अभियान शुरू कर दिया गया है। 11 फरवरी तक चलने वाले अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों का प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रवास कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा में और सीएम भजनलाल शर्मा नागौर में एक दिवसीय रात्रि प्रवास कर रहे हैं। यहां सभी आम जनता की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम भी होगा। दरअसल गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के दूर और गारंटर बनकर आमजन से मुलाकात करेंगे और चुनावी रण में जीत का खाका तैयार करेंगे। इस अभियान के जरिए बीजेपी कांग्रेस के उस मूल परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, जिसका कुछ नुकसान हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है। और ऐसे में अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। और इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी इस मेगा प्लान से 2024 का रण जीत पाएगी? क्या बीजेपी गांव के गलियारों से दिल्ली का रास्ता तय कर पाएगी? बीजेपी ग्रामीण वोटर्स को कितना अपने पक्ष में कर पाएगी? और कांग्रेस बीजेपी को किस प्लान के तहत रोकेगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिशन 2024 के लिए बीजेपी गांव चलो अभियान की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी की ओर से आज से गांव चलो अभियान शुरू कर दिया गया है। 11 फरवरी तक चलने वाले अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रवास कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा में और सीएम भजनलाल शर्मा नागौर में एक दिवसीय रात्रि प्रवास कर रहे हैं। यहां सभी आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का भी काम होगा। दरअसल गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के दूत और गारंटर बनकर आमजन से मुलाकात करेंगे। चुनावी रण में जीत का खाका भी इस दौरान तैयार किया जाएगा। इस अभियान के जरिए बीजेपी कांग्रेस के उस मूल परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, जिसका कुछ नुकसान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिला था। तो वहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। और इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी इस मेगा प्लान से 2024 का रण जीत पाएगी? ये तमाम सवाल हैं इस बीच जो उठते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिशन 2024 के लिए बीजेपी के गांव चलो अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। 11 फरवरी तक चलने वाले अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों का प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रवास कार्यक्रम है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा में और सीएम भजनलाल शर्मा खुद सीएम नागौर में एक दिवसीय रात्रि प्रवास कर रहे हैं। यहां सभी आम जनता की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान भी किया जाएगा। तो साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का भी काम होगा। तो गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के दूत और गारंटर बनकर आमजन से मुलाकात करेंगे और चुनावी रण में जीत का खाका तैयार करेंगे। तो इस अभियान के जरिए बीजेपी कांग्रेस के उस मूल परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, जिसका कुछ नुकसान विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुए थे उसमें बीजेपी को मिला था। तो ऐसे में अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। और इसी पर बड़ी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता परोश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर चेतन आपके पास आना चाहूंगी कि बीजेपी इस मेगा प्लान से क्या 2024 का रण जीत पाएगी? डॉक्टर चेतन। का 3 भारत रत्न दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी को, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को और किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को। तो मैं बड़ा बड़ा साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय नेतृत्व को। अब आता हूं मैं आपके मूल प्रश्न पर। हमने 2 विधानसभा चुनाव से पहले भी एक कार्यक्रम शुरू किया था, मेरी माटी मेरा देश।
उस कार्यक्रम के नाते हम लोग गांव गांव गए थे, ढाणी ढाणी गए थे, मोहल्लों में गए थे, गलियों में गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि राजस्थान के युवाओं को अपनी मूल धरती की महत्व, उनके महापुरुष, उनके हेरिटेज, उनके धरोहर, उन सब के बारे में ज्ञान उनको भी देना और हम लोगों को भी करना था, ताकि उन महापुरुषों का गुणगान, उन महापुरुषों का जो योगदान इस प्रदेश के लिए रहा है, वो सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं उनको शामिल किया जाए, या उनके नाम का कहीं ना कहीं उनको सम्मान दिया जाए। इस तरीके से हमने कार्यक्रम किया था, मेरी माटी मेरा देश। अब चूंकि ये दूसरा कार्यक्रम हमारे पास आया है, ग्रामीण चौपाल, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनावी राजनीति जिसको नहीं देखा जाए, वोट पॉलिटिक्स में नहीं देखा जाए, किसान के खेत में, किसान के घर में जब सरकार जाती है, जब सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, और ये कार्यक्रम केवल फॉर्मेलिटी का नहीं है, 24 घंटे हम लोग वहां गांव में रहेंगे, गांव की समस्याओं को नजदीक से देखेंगे, और वो काम जो मेरी माटी मेरा देश में हमने किया था, वही काम वहां पे हम लोग जानेंगे, और उन क्षेत्र के लोगों को, उन क्षेत्र के युवाओं को, उन क्षेत्र के किसानों को, उन क्षेत्र के व्यापारियों को, उस क्षेत्र की महिलाओं को जो केंद्रीय योजना में जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसमें कोई वंचित तो नहीं रह गया। अगर वंचित रहेगा तो उनको विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने जोड़ा था, और अब इसके माध्यम से और जाएंगे। तीसरी बात, जब तक कांची जी आप उस एरिया में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे, तब तक आप ना तो उस एरिया को जान पाएंगे, ना उनकी समस्या को जान पाएंगे, ना उनकी भावना को जान पाएंगे। इस तरीके से केवल मुख्यमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी गोगेलाव गांव में आज रात्रि विश्राम करेंगे, 24 घंटे वहां रहेंगे। हमारा मंडल स्तर का कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे लोकसभा सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा जिला कार्यकारिणी, सभी लोग, सभी को गांव आवंटित किए गए हैं। उस गांव में रह करके 12 कार्यक्रम दिए गए हैं। खाली ये नहीं है गांव गए वापस आ गए, ऐसा नहीं है, 12 कार्यक्रम दिए गए हैं। उन 12 कार्यक्रमों को 24 घंटे के अंदर आपको करना है, और जनता के बीच में संवाद स्थापित करना है। उनकी जो काम होगा वो सब डॉक्यूमेंटेड होगा, उसके डॉक्यूमेंट बनेगा, और वो डॉक्यूमेंट बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाएगा। इस तरीके से हम संकलन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के गांव गांव, ढाणी ढाणी से। और तो और, ये तो रही उनके काम। अब जिन कामों को ऑन दी स्पॉट रिलीफ, जनता को राहत हम दे सकते हैं, वो काम भी उसी समय होंगे। जब आप कल्पना कीजिए, एक प्रदेश का मुखिया एक गांव के अंदर रात्रि चौपाल करते हैं, रात को वहां रुकते हैं, पूरी रात रहता है, 24 घंटे वहां रहते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कैसा प्रयोग अभी आज तक भारत के इतिहास में हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जयपुर छोड़ना नहीं चाहते बड़े नेता। हमने 5 साल कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस की विदाई भी हमने देखी है। और विदाई होने का मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था, जब तक आप रूट लेवल पे जाके काम नहीं करोगे, तो आपको जन भावना का पता नहीं चलेगा, जन आकांक्षाओं का पता नहीं चलेगा, जन समस्याओं का पता नहीं चलेगा, किस परिस्थिति से वो लोग गांव में जूझ रहे हैं, क्या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, लेकिन डॉक्टर मकान की समस्या है। रूट लेवल पर तो राहुल गांधी भी उतरे थे ना, उनको तो कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, मैं आता हूँ इस बात। राहुल गांधी जी बूथ लेवल पे नहीं उतरे थे। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की थी, और एक बीजेपी का हम तो सौभाग्य मानते हैं, जहां जहां से पदयात्रा राजस्थान में निकली, वहां वहां से कांग्रेस का सफाया होता चला गया। और अभी ताजा बताता हूं मैं आपको, जब उन्होंने अरुणाचल से पदयात्रा शुरू की, असम में क्या हुआ, बंगाल में आए तो ममता दीदी बोली कांग्रेस 40 सीटें नहीं जीतेगी, कांग्रेस में दम है तो वाराणसी में मोदी जी के सामने कैंडिडेट खड़ा करके दिखा दे, जीत के दिखा दे। उसके बाद में आए बिहार में नीतीश जी छोड़ के भग गए इनको। उसके बाद में आए झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में चले गए। तो उसके बाद में आ जाओ यूपी में जयंत सिन्हा जी की, जयंत चौधरी जी की चर्चाएं चल रही है, तो वो भी इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इस जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता, क्योंकि अभी ये कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर अप्रासंगिक हो गई है। आप कल्पना कीजिए, एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? तो कांग्रेस थी, इसका मतलब कांग्रेस कभी हुआ करती थी भारत की राजनीति के अंदर। और उसी आम आदमी पार्टी का 1-2 सीटों के लिए कांग्रेस चरण स्पर्श कर रही है, नतमस्तक हो गई है। ममता दीदी के सामने कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ देवे या नहीं देवे, हम ममता के साथ रहेंगे। ममता ने कहा हम आपको 1 सीट भी नहीं देंगे बंगाल के अंदर। आप 300 में से 40 सीट जीते, और इस बार ममता दीदी ने कहा है 40 सीटें भी कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। अब आता हूं मैं राजस्थान पे। राजस्थान में तो आप निश्चित मानिए कि हमें ये प्रश्न नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम इस काम में लगाए कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कैसे हो राजस्थान में। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 2018 और 2019 का लोकसभा चुनाव, 2018 में हम लोग चुनाव हार गए थे, 0.5% वोट से हमने 66 विधानसभा की सीटें खो दी थी। लेकिन उसके 5 महीने के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ,
तो 20%, 21% का डिफरेंस आया वोट के अंदर। कैसे आया? 35.5 और 58.6। तो ये जो वोट परसेंटेज हमारा बड़ा था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और जो लाभार्थी है, जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, वो जो प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, जो चाहते हैं भारत के अंदर एक सक्षम नेतृत्व हो। और सबसे बड़ी चीज है, मतदाता ये देखता है कि सक्षम नेतृत्व कौन दे सकता है इस हिंदुस्तान को, उसी के साथ मतदाता जाता है। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, लोकसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, वो तो बिल्कुल सेपरेट पर्सन है। कांग्रेस प्रत्याशियों की इस बार जमानत जब्त होने वाली है। पिछली बार हम 5 लाख से भी जीते, 4 लाख से भी जीते और 3 लाख से भी जीते। तो इतना बड़ा मार्जिन होने के बाद में जो 5 साल मोदी जी ने जो काम किए हैं 2019 से लेकर 2024 तक, उन कामों को लेकर हम रात्रि चौपाल में जा रहे हैं। जनता उत्साहित है कि कब चुनाव आवे, कब मोदी जी को वोट दें, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया उसको जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। मोदी जी का देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, और एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये मोदी की गारंटी है, ये राहुल गांधी की गारंटी नहीं है। जो सरकार चुनाव आने से 3 महीने पहले नींद से जागती है और घोषणाएं करने लगती है, और उन घोषणाओं का क्या असर हुआ? ईआरसीपी को ले लीजिए आप। हमने ईआरसीपी का 2 महीने के अंदर मुद्दा सोल्व किया है, ये 5 साल तक नहीं कर पाए, क्योंकि करने की नीयत नहीं थी। और एक बात बताता हूँ, जिस सरकार की नीति और नीयत साफ होता है, जिसका नेतृत्व सक्षम होता है, वो निर्णय करता है, और निर्णय करता है तभी जनता को लाभ मिलता है। निर्णय नहीं करोगे जनता को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस आपसी लड़ाई में 5 साल उलझी रही, रिश्वतों से सरकार चलाई। पायलट साहब कभी कुछ कह रहे थे, कभी कोई मंत्री बोल रहा था, कभी कोई मंत्री बोल रहा था। तो गहलोत साहब बेचारे इसी काम में लगे रहे, सरकार बचाने में। जनता के तो कोई लेना देना नहीं था, जनता की सेवा नहीं कर पाए, और जनता ने उनकी विदाई कर दी, कांग्रेस पार्टी की विदाई कर दी। तो इसीलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और एक बलिदानी, त्यागी, समर्पित कार्यकर्ता है, जिसके बलबूते और प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और माननीय भजन लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से निर्णय 2 महीने में लिए हैं, जिस प्रकार से एक बजट लेखानुदान आया है, उनको जब आप देखेंगे, आप उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की चिंता करती है। चाहे देश की आधी आबादी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसी की भी हो, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें हम विश्वास रखते हैं। ठीक है, डॉक्टर चेतन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। परोश भारद्वाज जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का तो मेगा प्लान तैयार है, कांग्रेस की ओर से काउंटर प्लान क्या है? परोश भारद्वाज जी। परोश भारद्वाज जी, शायद खुद को अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी परोश जी बोलिए। जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे बड़े भाई हैं, ये जिस कॉन्फिडेंस से और जिस लक्ष्यदार भाषा में अनवरत जो है ये झूठ बोले जा रहे थे, तो इनकी बातें सुनकर के मुझे एक कहावत याद आ गई कि ना, कहा जाता है ऐसा कि ना, यदि सेल्समैन अच्छा हो, प्रोडक्ट बेचने वाला अच्छा हो, तो वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है। तो बिल्कुल ये उसी तर्ज पे हमारे बड़े भाई साहब ने जो है अपनी बातें रखी। परंतु मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कि जब हम बात करते हैं कि जब सरकार किसान के द्वार जाती है, तो जब हम किसान की बात करते हैं, तो हमें जो है ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के किसान के आमूल जीवन स्तर के आमूलचूल परिवर्तन में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितना बड़ा इतिहास रहा है। जिस देश में एक सड़े हुए गेहूं अमेरिका से आते थे, उस देश में हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के समय में, और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हरित क्रांति आई, श्वेत दुग्ध क्रांति आई, और जिसने देश को का प्रोडक्शन कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये बात इतिहास में किसी से भी कहीं छुपी हुई नहीं है, पूरा विश्व इस बात को जानता है। दूसरी बात, हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के बारे में क्या सोच रखती है, वो तो हमने अभी कुछ वर्ष पूर्व देखा ना, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी मौन धारण करके बैठे रहे दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी से 40 किलोमीटर दूर किसान बैठे थे। लगातार सैकड़ों किसान सर्दी में, गर्मी में, पुलिस अत्याचार में मर गए, पर हमारे प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी दिल नहीं पसीजा। और तो और जब इनकी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जब पहली सरकार थी, कांची जी आप इस बात की गवाह हैं
ये लोग संसद में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे, जिसमें इन्होंने देश की सारी किसानों की जमीनों को छीन करके इनके पूंजीपति मित्र, हमारे दो वाले जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, उनको देने का इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी को और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में उतर के हर शहर में, हर गली में, हर सड़क पे, हर मोहल्ले में, हर हाईवे पे उतर करके हम लोगों ने एक प्रचंड आंदोलन किया और सरकार को हमारे आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और भूमि अधिग्रहण बिल को है उसको वापस लेना पड़ा। अगर लेकिन आज की जनता तारीख में ने हमारी कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? पुरुष भारद्वाज जी, अगर इतना काम किया है कांग्रेस ने तो जनता ने क्यों भरोसा नहीं जताया कांग्रेस पर? देखिए, मैं इस बात को, जैसा मैं आपसे कांची जी मैंने अभी बात कही कि मैंने जो सेल्समैन वाली बात कही और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई जो बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्यदार बातों में आकर के लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कोई सीखे। हम लोग जो है वो धरातल पे काम करना जानते हैं, हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम आंकड़ों पे बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी हाल ही में 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र था, उस पर इन्होंने ये घोषणा की थी कि साहब हम गेहूं की खरीद जो है वो 2700 रुपए की एमएसपी के आधार पर करेंगे, ज्वार को और बाजरे को हम एमएसपी में लेकर के आएंगे। कल के बजट में ये सब चीजें कहाँ थी मैं पूछना चाहूंगा। ये हमने जो हमारे पिछले चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया था, हमने जो है सहकारी बैंकों से जुड़े हुए 99.99% ऋण माफ किए, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ ऋण जो नेशनल बैंकों के थे, हमने केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखे, इनसे सूची मांगी कि भैया नेशनल बैंकों के कौन कौन से ऐसे किसान हैं हमारे प्रदेश के जिन्होंने आपसे कर्जा लिया, उनकी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत उनके हिस्से का पैसा हम जमा कराने को तैयार है, आप उनका कर्जा खत्म कीजिए। इन्होंने सिर्फ इसलिए कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सूची नहीं सौंपी कि भाई उसका श्रेय हमें नहीं मिल जाए। आप देखिए, सिर्फ एक श्रेय की लड़ाई में इन्होंने लगातार 5 साल किसानों को कर्ज के बोझ तले दबाए रखा और कई जगह किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, ये प्रामाणिक चीज है। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, कल का बजट आया, 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठे आंसू, मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहाती रही किसानों के मुद्दे पर, क्या इन्होंने किसानों के ऋण को माफ करने का कोई प्रावधान किया? मैं मेरे बड़े भाई राजपुरोहित जी से पूछना चाहूंगा। और देखिए, दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 साल में क्या कार्य किए गए, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, किसानों के हमने 15,000 करोड़ रुपए के, तो मैंने बताया जैसा कि सहकारी बैंकों के हमने ऋण माफ किए, जिससे लगभग 21 लाख किसान लाभान्वित हुए। कृषक कल्याण कोष की हमने राशि जो है 7500 करोड़ रुपए रखी थी। राज्य में 42,000 करोड़ रुपए की राशि से हमने किसानों का अलग से, मतलब जो है अलग अलग परिस्थितियों में हमने लाभ दिया किसानों को। आप देखिए, 2000 यूनिट हमने जो है किसानों को, राज्य के किसानों को बिल्कुल बिजली मुफ्त में दी, हमने 1 रुपया चार्ज नहीं लिया। 2000 यूनिट देना बहुत बड़ी बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति अपनी जगह है, मेरे देश के किसानों का, मेरे राज्य के किसानों की 2000 यूनिट बिजली जो हम मुफ्त में दे रहे थे, उसको आप लोग बंद मत कर देना। देखिए, देश में कृषि उपज मंडियों का हमने जाल बिछाया, जिसकी वजह से कृषक की जो उपज है वो सही समय पर मंडियों में पहुंची और उसके उनको अच्छे से दाम मिले। और उसके अलावा देखिए, आप जब प्रदेश में लंपी वायरस आ रहा था, हमारी राजस्थान सरकार ने लगातार हमारे राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लगातार पत्र लिखे, हमने हाथ जोड़े कि भैया हमारे किसानों के जो पशुधन है वो मर रहा है, हमारी सहायता कीजिए। परंतु केंद्र सरकार ने राजनीति के चलते मुंह मोड़ लिया और ऐसी स्थिति में हमने हमारे संसाधन जुटा करके जितने भी किसानों के पशु मरे, उनमें से प्रति किसान 2 पशु, प्रति पशु 40,000 रुपए, यानी अगर किसी किसान के लंपी वायरस में 2 पशु मरे तो उसको 80,000 रुपए का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद देखिए, हमारे द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना लाई गई। उसके अलावा आप देखिए, राज्य में 3,000 करोड़ रुपए की राशि का हमने गौशालाओं को अनुदान दिया। और हाँ, ये बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, गौ माता के नाम पे राजनीति ये लोग करते हैं। इनकी पिछली सरकार थी, तब जयपुर में जो इंगोनिया गौशाला है, वहाँ पे सैकड़ों हजारों गाय जो है उनकी स्थिति खराब हुई, इनकी केयर के अभाव में मरी गाय वहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हमने आंदोलन किया बहुत बड़ा, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती और वहाँ पे गायों की शुद्ध ली। अब इनकी सरकार बनते कोटा के पास गौशालाओं का भी आपके सामने कुछ समय पूर्व जो है वहाँ पे भी वो स्थिति पैदा हो गई। उसके अलावा देखिए, हमने राज्य में कृषि के क्षेत्र में 4.5 साल में, मतलब 5 साल में हमने प्रदेश में 42 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोले। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई आंकड़े हो तो, इनकी वसुंधरा जी की सरकार 2 बार रही, आपने कितनी कृषि कॉलेज खोले? और आज घोषणा करके जाइए 5 साल आपके पास आने वाले हैं, क्या हमने जितने 42 कृषि कॉलेज खोले, क्या आप इतने कॉलेज खोलने की मंशा रखते हैं?
नहीं रखते, 5 साल बाद हम बात परोश करेंगे। भारद्वाज जी, ये तो आपने आपके बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। मेरा सवाल आपसे ये था कि बीजेपी के इस प्लान का कांग्रेस के पास क्या काउंटर प्लान है? कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी? लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? मेरा सवाल ये है परोश भारद्वाज जी। कांची जी, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य का किसान है वो बहुत समझदार है। हमारे राज्य के किसानों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में, अभी आपने देखा कि जब इनकी सरकार बन गई और उसके बाद में एक जगह हमारे चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ श्रीकंठपुर में, और इन्होंने, ये लोग इतने बौखलाए हुए थे कि इन्होंने वहां के जो इनके भाजपा के प्रत्याशी थे उनको इन्होंने एडवांस के अंदर वहां पे मंत्री बना दिया। इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई। इन्होंने जो है चुनावी राजनीति की जो एक मर्यादा होती है उसकी धज्जियां उड़ाई, मंत्री बना दिया। उसके बावजूद वो ग्रामीण क्षेत्र था और वहां की जनता ने इनके प्रत्याशी को बुरी तरह हरा करके और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके एक इनकी सरकार को संदेश दिया कि हम आपके छलावे में आने वाले नहीं है। आप जिस प्रकार से हमें छलावा दे रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हमारे विधायक को मंत्री बना देंगे तो हम आपकी गलत नीतियों का समर्थन करेंगे? तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा धरातल में बहुत से कार्य किए गए, और जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि भाई इनको, इनके मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के काम में जो है जनता ने आस्था जताई। भाई साहब, चेतन जी भाई साहब, मैं दावा करता हूं आपको इस बात को, आप जो है अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतर जाइएगा, भगवान राम का नाम मत लीजिएगा आप एक बार भी। आप सिर्फ कांग्रेस सरकार के कार्य और आपकी सरकार के कार्यों की तुलना के आधार पर चुनाव के धरातल पर उतरिए। कोई सांप्रदायिक बात मत करना। आप लोगों को आपकी हैसियत पता पड़ जाएगी। जो आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारी 40 सीट आएगी, 50 सीट आएगी, जमानतें जब्त होगी, ये स्थिति आप लोगों की होगी। जैसे फिल्मों में तड़के डाले जाते हैं कि उसमें कोई हिंसक दृश्य डाले जाते हैं, ऐसे दृश्य डाले जाते हैं कि फिल्में हिट हो जाए, उस तरह आप लोग अपनी राजनीति हिट कराने के लिए देश का सांप्रदायिक सद्भाव और देश का ताना बाना तोड़ने का काम करते हैं। इस बात को देश की जनता जानती है, इस बात को। और मैं आपको दावा करता हूं कि आप बंद कर दो इस तरह की राजनीति, और उसके बाद वैसे विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप आकर के बात करो। लेकिन परोश भारद्वाज जी, अगर कांग्रेस ने इतने काम किए हैं तो कांग्रेस को गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए कांची जी, जैसा कि देश में अभी वर्तमान में परिस्थिति बनी पड़ी है और जो जिस प्रकार से देश में विघटनकारी शक्तियां सत्ता पे काबिज हो रही है, तो उनको, हम लोग जो है सत्ता की राजनीति नहीं करते। आप देखिए, हम लोग सत्ता की अगर राजनीति करते हैं तो हम लोगों के पास तो जो सन 89 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारे पास सबसे बड़ा दल हम लोग थे, हम सरकार बनाते हैं उस समय। हम तो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, हम देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, और देश के संविधान के साथ में कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो, तो इसलिए सत्ता का लोभ हमें थोड़ी ना है। हमें तो खाली ऐसी शक्तियों से देश को मुक्त कराना है कि जो देश के सांप्रदायिक ताने बाने को जो बिगाड़ने में तुली हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को तोड़ने में तुली हुई है। आप स्थिति देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं दिल्ली सरकार की शक्तियों के मामले में, ये लोग केंद्र में संसद में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का के जज की जो संवैधानिक पीठ है उसका लेना आता है कि भाई ये लोग जो है, चुनाव आयोग की कमेटी होगी, नियुक्ति की कमेटी होगी, उसमें ये लोग बैठेंगे, ये लोग 1 मिनट में ला करके संसद में बिल ला करके आप उसको बदल देते हैं। भाई राजनीति में शक्ति का प्रयोग करना बड़ी बात नहीं होती। राजनीति में शक्ति को पचा के शक्ति संतुलन बनाना और संवैधानिक दायरे में रह करके काम करना, दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करना, उनको पूरा सम्मान देना, चाहे वो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे देश की न्यायपालिका हो, चाहे देश का चुनाव आयोग हो, या फिर विपक्ष हो। आप लोग तो विपक्ष की मजाके कर रहे, भूल गए वो दिन जब आपके 2 सांसद हुआ करते थे और हमारे नेताओं ने सीट खाली करा करके आपके लोगों को जगह दी कि नहीं भी देश में विपक्ष होना चाहिए। आप भूल गए उन दिनों को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंदिरा गांधी जी ने विदेशों में दूत बना करके अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको वहां पर भेजा था, नरसिंह राव जी ने भेजा था। आप लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई पता नहीं क्या चीज हो गई। आप ना देश की न्यायपालिका का सम्मान करते, ना देश के विपक्ष का सम्मान करते हैं, और आप लोग निजी हमलों में उतर आए। सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोगों की स्थिति ये हो गई कि आप लोग राजनीतिक मर्यादाएं आपके प्रधानमंत्री जी भूल गए। हमारे यहाँ पे भारतीय कल्चर है, हम लोग यदि हमारा कोई निजी दुश्मन भी होता है, यदि वो स्वर्गवासी हो गया तो हम लोग उसके बारे में कभी गलत बात नहीं करते हैं। और ये तो देश को आजादी दिलाने वाले, देश का निर्माण करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका पूरा विश्व आज भी इनका सम्मान करता है, और ये संसद में आकर के इनके प्रधानमंत्री जी उनके बारे में उलझुल बोलते हैं। और आदमी तो सही बात भी नहीं बोलता स्वर्गवासी व्यक्ति के बारे में, और ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं उनके नाम पे। उनका भाषण, मैं अभी मोबाइल में मेरी डिबेट चलती है, मैं आपको सुनवा दें जवाहरलाल नेहरू जी का क्या भाषण था, और इन्होंने उसको किस तरीके से उसकी जो है उसका अर्थ का अनर्थ करके प्रधानमंत्री जी ने वहां पे परोसा। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देश में राजनीति हम लोग जो करते हैं वो देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने की राजनीति नहीं करते हम लोग।
ठीक है। पुरुष भारद्वाज जी, आपने तमाम बातें कही, आपने कहा कि किसी का अनादर कांग्रेस नहीं करती है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था। खैर कोई बात नहीं, चेतन जी हाथ खड़ा कर रहे थे। चेतन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने पौरुष भारद्वाज जी का पूरा शांति से पूरा भाषण सुना, चुनावी भाषण जैसा लग रहा था। अब आता हूँ, सबसे पहले तो हरित क्रांति की बात की इन्होंने। हरित क्रांति में जिन्होंने हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न आज दिया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है, इन्होंने नहीं दिया, ये देते भी नहीं है। इनके देने का क्राइटेरिया अलग है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान देने का क्राइटेरिया अलग है। माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको भी आज ही भारत रत्न मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सरकार ने दिया है। अब आता हूँ आगे, इन्होंने बहुत बातें की। आप राहुल गांधी जी की यात्रा का अगर मैप देखेंगे, उस मैप में जो जो लोकसभाएं आती है, वहां की डेमोग्राफी को अगर आप देखेंगे, उस डेमोग्राफी से आप पता चलेगा ये कांग्रेस किस प्रकार की नीति पे चल रही है। और 400 से 40 पे आने का जो मूल कारण था वो ये था कि माननीय पौरुष भारद्वाज जी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आप चुनाव की तैयारी क्या कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव की तैयारी ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग केवल भाषणबाजी करते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत के बारे में ना तो ये जानना चाहते हैं, ना जानने की इनकी रुचि है, ना इनकी नीयत साफ है, ना इनकी नीति साफ है। जब इनके पास कुछ भी नहीं है तो इस प्रकार से टीवी पर आकर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की बात की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी वही नेहरू जी है जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल राज्यसभा में वो चिट्ठी भी लिखा दी है, जिसमें सारे देश के मुख्यमंत्री को नेहरू साहब ने लिखा था कि आरक्षण का मैं घोर विरोधी हूँ, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए देश में किसी नागरिक को। ये वो पार्टी है, वो ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात। अब भाई इन्होंने अध्यादेश की बात की, भूमि अधिग्रहण की। कांची जी आप याद करिए, कांची जी आप याद करिए, इनके युवराज ने उस अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से फाड़ा था। और माननीय मनमोहन सिंह जी जो इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री है, उनका अपमान किया था उस अध्यादेश को फाड़ करके। और पूरे देश ने देखा था, राहुल गांधी ने कहा था मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बेचारे कठपुतली थे, रिमोट तो इन्हीं माँ बेटों के हाथ में था। अब आता हूँ आगे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की। शाहबानो प्रकरण में किसने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था और क्यों बदला था, उसके पीछे आपकी राजनीतिक मंशा क्या थी, आपके मन में क्या था कि आप शाहबानो प्रकरण में भारत की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलने वाला था, जो बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 3 तलाक को बंद करके, ये वो लोग हैं जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वोट हथियाना चाहते हैं। उनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ ये हुआ कि इनके जो तुष्टीकरण के जो वोट थे वो क्षेत्रीय पार्टियों ने हथिया लिए हैं। चाहे बंगाल में ममता हो, चाहे अखिलेश जी हो यूपी में, चाहे बिहार में लालू नीतीश हो, जिस भी स्टेट में जाएंगे तो अब इनकी लड़ाई चल रही है कि अल्पसंख्यकों के वोट पे डाका कौन डाले। कांग्रेस इस लड़ाई में लगी हुई है और क्षेत्रीय दल इस लड़ाई में लगे हुए हैं उस वोट बैंक को कैसे बचाएं कांग्रेस से। तो इनका अंतरकलह, इनका जो आपसी मन मुटाव इस लेवल तक आ चुका है। मैंने शुरू में भी कहा था, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस को कोई राजनीतिक पार्टी आज मानने को तैयार नहीं है। इवन क्षेत्रीय पार्टियां, आज आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इनको आंख दिखाने लगी तो कांग्रेस का भविष्य क्या हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। अब आता हूँ राजस्थान पे, इन्होंने बड़ी बातें की किसानों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में बात की। अरे भैया, ताजे ताजे 3 महीने चुनाव हुए नवंबर में, आपको जिस प्रकार का तमाचा राजस्थान की जनता ने आपके गाल पे मारा है, अभी भी आपको ठीक नहीं लगा, अभी भी आपको महसूस नहीं हुआ कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अपनी कमियों का जांच नहीं करती है, आत्मविश्लेषण नहीं करती है, केवल दूसरों पे आरोप लगाती है। तो ये राजस्थान वही राजस्थान है। आप याद करिए जोधपुर के दंगे, आप याद करिए करौली के दंगे, आप याद करिए उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर प्रकरण, किस प्रकार से यहाँ आतंक मचाया था धर्म विशेष के लोगों ने। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है किस प्रकार का आतंक मचता है, ये लोग बचाव का काम करते हैं। सबसे बड़ी दुख किस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्म और जाति देख के कार्रवाई नहीं करती है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे किसी पार्टी का है, चाहे किसी समाज का है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हम लोग सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम किसी भी प्रदेश का था कानून और व्यवस्था, जिसके लिए बजट में हमने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और हर थाने में महिला डेस्क की स्थापना की है, साइबर डेस्क की स्थापना की है। हमें पता है जनता को किन कामों से राहत मिल सकती है और हम उसी काम को हम करते हैं, जनता को राहत, क्योंकि जनता का काम करना हमारा धर्म है, हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र है, हमारे लिए गीता है, वो एक दस्तावेज है राज्य सरकार का। कांग्रेस के जैसे नहीं है कि घोषणा पत्र बनाया, 5 साल तक कूड़े के ढेर में रखा, चुनाव से 3 महीने पहले उसको निकाला, साफ किया और पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए कांग्रेस जा रही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये पिछली बार 40 आए थे ना,
पूरे भारत में 400 से 40 पर, इस बार 40 भी नहीं आने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं की इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी कह रही है कि 40 सीटें कांग्रेस नहीं ला पाएगी। क्यों नहीं ला पाएगी? क्योंकि ये लोग ना तो जमीनी अध्ययन करते हैं, ना ये मेहनत करते हैं, ना ये जनता के बीच में जाते हैं, ना जनता के सुख दुख में साथ देते हैं, ना ये जनता को राहत प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य केवल मात्र वोट लूटना, जिसको राजस्थान की जनता और भारत की जनता अच्छी तरीके से पहचान गई है। इनके चाल को पहचान गई, इनके चरित्र को पहचान गई, इनके चेहरे को पहचान गई। और जिस प्रकार से राहुल बाबा कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी एक बार राजस्थान के अंदर भी उसी प्रकार से प्रचार करे जैसे पद यात्रा में राजस्थान के क्षेत्रों से निकले थे वो। और जिन जिन लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी आएंगे, मेरा पक्का विश्वास है कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब तय करा करके जाएंगे। और कल ही मैं राहुल बाबा को एक यात्रा में देख रहा था, वो पढ़ते भी नहीं है। उन्होंने गुजरात की एक घटना बताई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था वो मूल ओबीसी के नहीं है। उनको ये पता ही नहीं था, उनको किसी ने व्हाट्सएप कर दिया और उन्होंने पढ़ के सुना दिया, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मूल ओबीसी में घाची जाति को गुजरात में कांग्रेस सरकार ने दिया था 1995 में। राहुल गांधी जी के पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसका अध्ययन नहीं करते, सीधे आके बोल देते, बाद में पछताते हैं, बाद में कांग्रेस का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। और केवल प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाने के लिए झूठे इस तरीके के निकालते हैं, बाद में जब सत्यता सामने आती है तो बचाव करते घूमते हैं। ये कांग्रेस के, इन्हीं के कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, सांसद इनके दक्षिण राज्यों का अलग भारत बना देंगे, दक्षिण राज्यों को मिला करके। ये सोच है कांग्रेस की। अफजल के आप जेएनयू में देखो, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वहां जाके स्टेज पे राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं। तो जब ऐसे काम करेंगे तो भारत की जनता कैसे सपोर्ट करेगी इन लोगों का, कैसे समर्थन करेगी? जो भी देश प्रेमी है, जो भी राष्ट्रवाद में यकीन रखता है, जो भी भारत के बारे में प्रेम रखता है, जो भारत के बारे में सोचता है, जो भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, वो सब प्रधानमंत्री जी के साथ है। और प्रधानमंत्री जी का कंधा मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का 140 करोड़ नागरिक तक संकल्पित है। और इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था, इन लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। और ये तो इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कांची जी मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कैंडिडेट को किसी को कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे 2-3 बड़े नाम इनके हैं जो भग रहे हैं कि कहीं टिकट नहीं देते लोकसभा का। हमारे को अगर लोकसभा का टिकट कांग्रेस नहीं दे देता, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। भग रहे हैं, टिकट लेना नहीं चाहते कांग्रेस के कैंडिडेट, ये स्थिति इनकी आ गई। और लेना कौन नहीं चाहते? इनके बड़े नेता नहीं लेना चाहते हैं, जो राजस्थान के स्थापित नेता है, कि उनको पता है कि इस बार हश्र क्या होने वाला है, और अगर हम हार गए, जमानत जब्त हो गई, तो हमारा राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के नेता टिकट लेने से बच रहे हैं। टिकट के नहीं, लोग तो टिकट लेने के लिए भागते हैं, और इनके नेता टिकट नहीं मिले इसलिए छुप रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, जो देश के लिए कल संकल्पित है, विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र देश को बनाने के लिए कल संकल्पित है। और जिस प्रकार के काम 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, कि हम उन्हीं के कामों के लेकर के हम गाँव में जा रहे हैं, हम उन्हीं के कामों को लेकर सड़क पे जा रहे हैं, हम उन्हीं के कामों को लेकर घरानी में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, और लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, नीति साफ है, चाल साफ है, चरित्र साफ है, चेहरा साफ है। और उनमें राजस्थान की जनता को नहीं, पूरे भारत की जनता को मोदी जी के अंदर एक विकसित भारत दिखता है, विकसित भारत का संकल्प दिखता है। जिस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं संसार वर्ल्ड के अंदर, 3री इकोनॉमी की हम बढ़ रहे हैं। और अभी उन्होंने पूंजीपति भाइयों की बात की थी, पूंजीपति भाइयों के बारे में बताता है, यही अशोक गहलोत की सरकार जिसने 65,000 करोड़ का काम दिया था राजस्थान के अंदर अडानी ब्रदर्स को। यही ताजा तेलंगाना में इनकी सरकार बनी है। सबसे पहले अडानी बंधुओं को बुलाया तेलंगाना के अंदर, इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने, इन्हीं के मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र पटेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जनता ने जिनको नकार दिया है, उन्होंने भी इन्हीं बंधुओं को बुला के काम दिया। तो इनके चाल चरित्र और चेहरे में मैंने जैसे आपको बताया था फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। उधर अडानी जी को गाली निकालेंगे राहुल बाबा, इधर इनके मुख्यमंत्री उनको काम देंगे, उनको बुला के रेड कारपोरेट करेंगे, रेड कारपोरेट बिछाएंगे उनके लिए। और आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा जिस प्रकार से अशोक गहलोत साहब ने अडानी जी को स्वागत किया था, जिस प्रकार से उनसे 65,000 करोड़ रुपए का काम दिया था राजस्थान में, ये साबित करता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। और जो कथनी और करने में कांग्रेस के जो अंतर है, सबसे बड़ी लास्ट बात कहकर मेरी बात को विराम दूंगा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देश की जनता के प्रति प्रेम, कुर्सी का मोह नहीं होना, ये सब चीजें कांग्रेस में नहीं है। ये अगर कांग्रेस के नेता में होती तो कांग्रेस आज 400 से 40 पे नहीं आती, और कांग्रेस अप्रासंगिक नहीं होती भारत की राजनीति के अंदर।
और आज कांग्रेस की स्थिति है कि कहीं के भी नहीं है। इंडी गठबंधन के लिए किया था, लेकिन आज इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया, सब घटक दल इनको छोड़ के भग गए हैं और लगातार भग रहे हैं, और लास्ट में कांग्रेस अकेली रहनी है और कुछ इनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन डॉक्टर चेतन, आपको नहीं लगता कि पिछले 2 बार से 25 सीटें बीजेपी लगातार जीत रही है, इस बार हैट्रिक भी हो सकती है बीजेपी? आपको क्या लगता है? मैं यही तो बोल रहा हूँ, 14 में 25, 19 में 25, हाँ, और 24 में 25 की बात ही नहीं कर रहा मैं। इनका वोट परसेंटेज देखिए कांची जी, इनका 14 में क्या था, 19 में क्या था। लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट, आप कल्पना कीजिए 21% का डिफरेंस, आधा परसेंट से हमारी सरकार चली गई थी 2018 में। 21% का डिफरेंट है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर। और जो 5 साल बीते हैं अभी ताजा, जो 19 से 24 तक के, उसमें मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मोदी की गारंटी जो है, मोदी जी के काम है, उसमें मैं इसीलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूं, उनकी जमानतें जब्त होगी, एक टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस के। आप क्या बात कर रहे हैं? ये प्रश्न तो है ही नहीं कि सीटें 25 आएगी या क्या आएगी। प्रश्न ये है कि जमानत कितने लोग बचा पाएंगे। आप मार्जिन देख लिए 2019 के लोकसभा चुनाव का, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा वोटों से लगभग सारे कैंडिडेट हमारे जीते हैं। तो कांग्रेस तो, मैंने बूथ एनालिसिस का मैं चूंकि काम करता हूँ, एक एक बूथ हम लोग देखे। आप कल्पना कीजिए, जो 2018 चुनाव में हमारी सरकार चली गई थी आधा % वोट से, और कांग्रेस करीब करीब 13 लोकसभा में आगे थी, और वही कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव हुआ 4 महीने के बाद में, सुपड़ा साफ हो गया। 25 की 25 सीटें ये लोग हार गए। हारे भी नहीं, बड़े मार्जिन से हारे हैं कांची जी। ये हार जीत तो होता है लोकतंत्र का, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जो 5-5 लाख, राहुल गांधी जैसे चुनाव हार गए अमेठी के अंदर, आप कल्पना कीजिए। राहुल गांधी को वायनाड भगना पड़ा, आज यूपी इनके हाथ से निकल गया। क्यों? राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जी अगर चुनाव हरा सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है वर्तमान में। मेरे को तरस आता है कांग्रेस पे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं भारत की जनता का नब्ज, राजस्थान की जनता की नब्ज को पहचानता हूँ, उनको जानता हूँ। और जिस प्रकार से हम गाँव, ग्रामीण चौपाल के माध्यम से गाँव में रहें, गाँव में जा रहे हैं, हमारा हर एक कार्यकर्ता जा रहा है, वहां पे इनके सब चीजें पता चल रही है। और ये बातें कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता है, इसीलिए वो टिकट लेने के लिए दूर दूर भाग रहे हैं कि टिकट नहीं मिल जाए गलती से हमारा। ठीक है। पुरुष भारद्वाज जी, क्या आपको नहीं लगता कि परिवारवाद कांग्रेस को खोखला करता जा रहा है? कांची जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यदि कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप लगता है, तो मुख्यमंत्री जी के पुत्र सांसद जो है दुष्यंत जी, इनके राजनाथ सिंह जी के जो पुत्र है पंकज सिंह जी, वो वहाँ पे यूपी की सरकार में मंत्री हैं, और इनके पूनम महाजन जी जो प्रमोद महाजन जी की बेटी है, और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे, तो क्या ये सब जो है, ये अपने आगे जिनका नाम लगाते हैं पिता का या माता का, तो क्या वो वास्तव में नहीं है? ये क्या उन्होंने नाम खाली एक प्रेरित होकर के उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए सरनेम उनका लगाया, या वास्तव में उनके पुत्र पुत्री? इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इनका तो हमने ऐसे अनोखो सीन देखे कि इनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जरा सा कैमरे के सामने आ गए और अमित शाह जी ने उनको हल्का सा धक्का मार के पीछे कर दिया कि भैया फ्रेम से दूर हो जाओ, फ्रेम खाली मोदी जी के लिए, मेरे लिए तुम आपकी इतनी बड़ी अभी कद नहीं है, आपका हैसियत नहीं है, आप क्योंकि निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हो, आप अपॉइंटेड अध्यक्ष हो। जबकि हमारे यहाँ पे तो पूरे देश दुनिया ने देखा कि हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की बाकायदा हमारे यहाँ तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हमारे हर नेता को छूट थी कि कोई भी जाकर के, जो आदमी जो एआईसीसी का मेंबर है वो जाकर के फॉर्म भरे, जाकर के एआईसीसी के अध्यक्ष का। अगर एआईसीसी अध्यक्ष में होता तो मेरे पास भी पावर थी कि मैं भी जाकर चुनाव लड़ सकता था कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। मैं हारता जीतता वो एक अलग बात है। इससे बड़ी लोकतंत्र की आपको उदाहरण और कहाँ देखने को मिलेगा, खास करके भारतवर्ष में। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो खुद गलतियां करते हैं, खुद जैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम पर रख करके कहते हैं। दूसरी बात देखिए, मैंने आपसे पहले इन पे 2 तरह के आरोप लगाए। मैंने कहा कि एक तो आप सामुदायिक राजनीति करना बंद कर दीजिए, कांग्रेस को कोसना बंद कर दीजिए, खाली विकास के कार्यों पे जो आपके द्वारा कराए गए, हमारे द्वारा कराए गए, यदि आप चुनाव में जाएंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी जनता करके आराम से पकड़ा देगी। परंतु देखिए, ये वापस जो है ये वहीं पर बात को लेकर के आए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि आप हम पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। माना आपकी बात को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, देश के अंदर जो है लगभग 20.5 से 21% अल्पसंख्यक है, जिसमें एक मुस्लिम आबादी जो है वो 18% है, और देश का बहुसंख्यक है वो लगभग 79 या 80% है। तो इस बात को तो यदि आप लाभ और हानि की दृष्टि से बात करेंगे तो छोटा सा 2nd क्लास का या 3rd क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई अगर आप सिर्फ फायदे लाभ की बात करते तो आपको 80% के साथ रहने में फायदा है, या फिर आपको 18% या 21% के साथ रहने में फायदा है। हम फायदे नुकसान की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं देश की और देश के संविधान की।
आप तुष्टीकरण शब्द जो है इसको हमारे ऊपर चश्मा करने के बजाय तुष्टीकरण शब्द आप पर चश्मा होना चाहिए। आप देश की 80% जो बहुसंख्यक आबादी है, आप उसको धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर उसकी धार्मिक भावनाएं भड़का करके आप उसका जिस प्रकार से पोलराइजेशन करते हैं। अब बताओ, राम मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। राम मंदिर का आप लोगों का क्या लेना देना, मुझे ये तो बताओ आप। सोमनाथ का मंदिर देश की पहली सरकार नेहरू सरकार ने बाकायदा संसद में बिल लेकर के आई थी कांची जी, जब सोमनाथ का जो मंदिर जो महमूद गजनवी ने कई बार लूटा था उसको हमने बनवाया था संसद में बिल लाके सरकार के खर्चे पे। अभी राम मंदिर बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना, भारतीय जनता पार्टी से पक्षकार नहीं थी। उसमें जो पक्षकार शंकराचार्य जी थे उनको इन लोगों ने वहां पर आने नहीं दिया, मंदिर में उनको आने का न्योता नहीं दिया इन लोगों ने। और राम नाम की जोड़ करके चुनावी मैदान में आए थे। न्योता तो दिया गया था, कांग्रेस नहीं शामिल हुई। न्योता तो दिया गया था पुरुष भारद्वाज जी, सह सम्मान कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया था। देखिए कांची जी, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपके चैनल पे भी हम लोगों ने इस बारे में डिबेट करी है कि जिस प्रकार कोई न्याय का मामला होता है, न्यायिक जगत का मामला होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जज आके बोल देते हैं कि भाई ये कार्य गैर कानूनी है, तो निश्चित तौर पे उस कार्यक्रम में देश के संविधान में, देश की व्यवस्था में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। उसी प्रकार ये जो कार्यक्रम था, ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, और देश जो सनातन की सुप्रीम कोर्ट होती है शंकराचार्य जी, और चारों पीठ जो अलग अलग देश के चारों कोनों में बसे हुए हैं, चारों पीठ वाले आकर के एक साथ कहते हैं कि इस स्टेज पर जो यहाँ पे काम किया जा रहा है वो सनातन की परंपराओं के, वैदिक संस्कृति के, वैदिक रीति नीति के खिलाफ है। और दूसरी बात, राम जी तो सबके घटघट में राम है, राम जी का ठेका इन्होंने थोड़ा ले लिया। मैं आज दिन में मैं इस बात पर दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से आप 10 मंत्र पूछ लीजिए संस्कृत के, नहीं बता पाएंगे लोग। ये वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। मैं दिन में बैठ के 2 घंटे पूजा करता हूँ कम से कम, लेकिन पूजा और आस्था ये एक व्यक्तिगत विषय होता है, ये सार्वजनिक प्रदर्शन करने का विषय नहीं होता। अब मैं मेरे माता पिता से कितना प्यार करता हूँ, मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ, मेरे से कोई आगे पूछेगा क्या कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता हूँ या मैं अपनी माता से कितना प्रेम करता हूँ? कोई मेरे को किसी सबूत देने की या गवाह देने की जरूरत है क्या मुझे इसके अंदर? ये बात वही आदमी करता है जाकर के कि जिसको उनके नाम पर कुछ ना कुछ चाहिए। और देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने अभी इन पे आरोप लगाया कि भाई आप लोगों ने, आपने भूमि अधिग्रहण बिल आप लेकर के आए, मैंने इन पे आरोप लगाया कि भाई आपने किसानों के कर्जे की बात करी लेकिन आपके बजट में कहीं उसका समावेश नजर नहीं आया। मैंने इन पे आरोप लगाया कि आपने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी की बात की थी, आपने कल के जो उसमें बजट भाषण में कहीं पे भी उसका भी कोई जिक्र नहीं था। तो जो मुद्दे वास्तव में राजनीतिक है उसमें मेरे बड़े भाई चेतन राजपुरोहित जी कहीं जवाब नहीं दे पाए। इनकी थीम सिर्फ 2 जगह रही कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर दिया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर दिया। और कांग्रेस चुनाव क्यों आ रही? हाँ, इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। कांग्रेस चुनाव इसलिए आ रही है कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के नेता नहीं होते हैं। अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ उल जलूल बोलते हैं, तथ्यों के खिलाफ जाके बात करते हैं, तो वो भी हालांकि गलत था, पर चलो एक राजनीति में सब चलता है, उस बात को हम स्वीकार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जयपुर आकर के और राजस्थान में सभाएं करके राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बोला कि भाइयों देखो, रामगंज के अंदर कोई बात हो गई, वहां पे कांग्रेस की सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया, बोले वहां पे 5 लाख मुआवजा दे दिया, 5 लाख ही मुआवजा दिया, जबकि तथ्य था कि 50 लाख रुपए हमारे द्वारा उदयपुर में भी दिए गए थे, 50 लाख रुपए हमारे द्वारा यहाँ भी दिए गए थे। यहाँ पे हमारे द्वारा सिर्फ एक सरकारी नौकरी संविदा में दी गई और वहां पे तो हमारे द्वारा 2 सरकारी नौकरियां दी गई। प्रधानमंत्री जी आकर के ध्रुवीकरण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आकर के तुष्टीकरण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आकर के जातिगत आधार पर बात कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, हम तीसरी बार आएंगे। आपने इनसे पूछा कि भाई आप तीसरी बार आ रहे हैं क्या? आप आ सकते हो, मूर्ख एक आदमी को आप 2 बार भी मूर्ख बना सकते हैं, 4 बार भी मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आपने दिया क्या उस पर बात कीजिए। आप जनता को मूर्ख बता रहे हैं क्या परोश भारद्वाज जी? नहीं, जनता को मूर्ख नहीं बता रहा, ये जो मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, मैं इनके प्रयास की बात कर रहा हूं। मैं आप देखिए पाजी जी, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा। इनकी पहली सरकार बनी, राजस्थान के मामले में इनकी क्या उपलब्धि थी इसे पूछिए। राजस्थान में ये लोग क्या लेकर के आए? अपने पहले कार्यकाल में 25 के 25 सांसद दिए, राजस्थान ने इनको फिर वापस दोबारा सांसद दिए 25 के 25। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये गिनाएंगे साहब, हमने मुंबई से लेकर दिल्ली तक का हाईवे बना दिया, उसमें राजस्थान भी हो गया। अरे भाई, राजस्थान के ऊपर से ले जाते हैं हाईवे को। ठीक है परोश भारद्वाज जी, आपने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाया था। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने खैरात में चाइना को जमीन दे दी थी भारत की। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, उनकी जासूसी करवाई थी। और इसी के साथ हमारे पास समय की बहुत कमी है। आखिरी कमेंट डॉक्टर चेतन मैं आपसे लेना चाहूंगी। हाँ, अभी सोमनाथ की बात की हमारे मित्र समय की कमी है, समय की कमी है। डॉक्टर चेतन चिट्ठी लिख करके सर, आपको हमें 25 नवंबर को चिट्ठी लिख करके सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए,
और क्यों नहीं गए? उन्होंने कारण लिखा कि मैं इस मंदिर के खिलाफ हूँ। मैं हमारे मित्र पौरुष जी को कहना चाहता हूँ, आप जाके देखें गूगल पे, सोमनाथ मंदिर का विरोध करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने चिट्ठी लिख के विरोध किया। पहली बात। नेहरू दूसरी बात सरकार ने बताता हूँ बनाया आपको, नहीं बनाया इस बात का मैं जवाब दूसरी दीजिए बात, आप। कांग्रेस पार्टी संसद के उद्घाटन में भी नहीं जाती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का जहां जहां काम होगा कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। राम मंदिर में जाने का तो इनके पास साहस ही नहीं है। ये कौन सा चेहरा लेके राम के सामने, दरबार के सामने ये जाए? क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक बताया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये वही पार्टी है जिसके वकीलों ने, कपिल सिब्बल जी ने ये कहा था फैसला मत दो, चुनाव नजदीक है। ठीक है। ये वही पार्टी है जिसने राम सेतु का विरोध किया। तो भगवान ने इनको एक मौका दिया था इनके पाप धोने का, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का, वो भी ये नहीं ले पाए। जी। इनके पाप धुले नहीं है। इनके पाप राम मंदिर के बारे में इतने इनके पाप है, ये कौन सा चेहरा लेके राम के सामने, दरबार के सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और परोश भारद्वाज जी, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी सर, मैंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल किया था और मैंने चाणक्य नीति की एक किताब में पढ़ा था कि जब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ लीजिए राजा ईमानदार है। और बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।